तो उसके बाद चीजें थोड़ी सी डगमगाने लगी ऐसे ना कि आप नौकरी छोड़ा है। खुद पे कई बार खुद भी डाउट आता है, फिर आसपास लोग भी थोड़ा थोड़ा डाउट करने लगते हैं। तो वहां उस साल को काटना, उस साल को निकालना, उसमें से निकलना। मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी मोटिवेशन कैसे हाई रहता था, उसके दो रीजन है। जब हमें एक ना बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है तो हम ना कभी कभार सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यार ठीक है, नौकरी मिल गई। और जब उसके बाद 3 अटेम्प्ट्स हो जाएं तब कहीं ना कहीं मन में आता है कि यार ठीक है, बहुत हो गया, अब छोड़ देता हूँ। 11th 12th में ना पावदोही नदी है सहारनपुर में, उसकी स्वच्छता अभियान, उसको रिजुविनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। उस टाइम वहाँ के डीएम थे आलोक सर। बिल्कुल। तो उनका जो ऐसे देख के कि वो कैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, बिकॉज वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। हमने ऐसे जनमंच से प्रोग्राम किया था, बहुत कुछ किया था। तो वहां से एक प्रेरणा मिली थी कि नहीं, इतना कुछ कर सकता है एक ऑफिसर बन के। तो जो लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि विवेक जी जिस स्कूल से पढ़े हैं, मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ। जिस शहर से वो आते हैं, मैं भी वहीं से आता हूँ। और वो जिस इवेंट की बात कर रहे हैं कि जनमंच पे हम इवेंट में गए थे, उस इवेंट में मैं भी गया था। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है सहारनपुर के विवेक सैनी के साथ, जिन्होंने अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ दिया और अपने चौथे अटेम्प्ट में हार ना मानते हुए अपनी मंजिल को हासिल कर लिया। तो चलिए आज विवेक सैनी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका यह सफर कैसा रहा और आगे उनकी क्या मंशा है और वो देश की सेवा कैसे करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेक जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सब उत्कर्ष। सबसे पहले तो विवेक जी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। फिलहाल आप आईएएस बन चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कैसी फीलिंग है, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बधाइयां मिल रही हैं, काफी कुछ चेंज हुआ होगा। मतलब इट्स ऑनर ऑल्सो एंड इट्स आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड राइट नाउ। मतलब इतना ऐसे रिलीफ फील होता है ना, जब फाइनली जिस चीज को इतना टाइम से चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे उसके पीछे, तो फाइनली मिल गई है। घर वाले खुश हैं, सब लोग खुश हैं आसपास। तो उसको मतलब बाकी लोगों को खुश देख के ज्यादा खुशी मिल रही है। अच्छा विवेक जी, देखिए जो भी हमारे लाइफ का एम होता है, सपना होता है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से हमारे माइंड में आता है, हमारे दिमाग में फिक्स होता है। तो ऐसा क्या रहा आपकी लाइफ में? ऐसा कोई इंसिडेंट रहा, ऐसा कोई आपके पास सराउंडिंग में कुछ हुआ कि आपने सोचा यार मुझे आईएएस बनना है या मुझे यूपीएससी करनी है? ये ऐसे सपना जैसे सपना पनपता कब है, तो वो स्कूल टाइम से ही पनपा। ये हम लोग एक बार 11th क्लास में थे, तब 11th 12th में ना पावदोही नदी है सहारनपुर में, उसकी स्वच्छता अभियान, उसको रिजुविनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। उस टाइम वहाँ के डीएम थे आलोक सर। बिल्कुल। तो उनका जो ऐसे देख के कि वो कैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, बिकॉज वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। हमने ऐसे जनमंच से प्रोग्राम किया था, बहुत कुछ किया था। तो वहां से एक प्रेरणा मिली थी कि नहीं, इतना कुछ कर सकता है एक ऑफिसर बन के। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो सपना ऐसे हुआ कि फिर ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ने लगे, इंजीनियरिंग की तरफ चले गए। तो फिर इंजीनियरिंग करने लगे। इंजीनियरिंग करते करते लास्ट तक ये ऐसा रहा था कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा पब्लिक सर्विस, पब्लिक डीलिंग, इसमें ज़्यादा रहता था। तो फिर नौकरी तो मैं ज्वाइन कर लिया था, बट फिर मैंने साथ साथ तैयारी स्टार्ट कर दी थी कि चलो मुझे जो एक्चुअल में जो सपना देखा था उसको पूरा करना है। बट क्योंकि ये प्रिपरेशन थोड़ा ज़्यादा डेडिकेटेड टाइम, कंसिस्टेंसी चाहती है, तो फिर मैं जॉब छोड़ के फिर फुल फ्लेजेड तैयारी। जो लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि विवेक जी जिस स्कूल से पढ़े हैं, मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ। जिस शहर से वो आते हैं, मैं भी वहीं से आता हूँ। और वो जिस इवेंट की बात कर रहे हैं कि जनमंच पे हम इवेंट में गए थे, उस इवेंट में मैं भी गया था। तो ये बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे बीच में। और आज आपने उस स्कूल का और शहर का नाम रोशन किया है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तो अगली चीज़ विवेक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये है कि जब हमें एक ना बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है तो हम ना कभी कभार सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यार ठीक है, नौकरी मिल गई। और जब उसके बाद 3 अटेम्प्ट्स हो जाएं तब कहीं ना कहीं मन में आता है कि यार ठीक है, बहुत हो गया, अब छोड़ देता हूं। तो वो कौन सी चीज थी, वो क्या था विच कीप्ट यू गोइंग, जिसने आपको कहा कि नहीं यार मैं करके ही मानूंगा और एक के बाद एक अटेम्प्ट मुझे देना है, जब तक नहीं होता तब तक मैं करूंगा? इसके मतलब वो जो मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी मोटिवेशन कैसे हाई रहता था, उसके दो रीजन है। पहला तो ये है कि मतलब जब भी ऐसा लगे ना कि छोड़ने का मन करे, कि मतलब ठीक है कोई और सेफर साइड अपना लेते हैं जो स्टेबल हो ज्यादा, तो हमेशा याद करो आपने तैयारी शुरू क्यों की थी। वो हमेशा ना कि मेरा क्या सपना था उस टाइम, क्या मोटिव था, मेरा इंटेंट क्या था। तो जब भी डिमोटिवेट हो उसको याद कर लो कि मैंने तैयारी शुरू क्यों की, तो हमेशा वापस से आपको एनर्जी मिल जाएगी। और दूसरा रीजन ये है कि जो साथ के कलीग होते हैं, मेरे फ्रेंड्स थे जो जो कॉलेज के दोस्त थे, वो ऑलरेडी पेपर निकाल चुके थे। तो उनका बहुत सपोर्ट रहता था इस चीज़ में भी कि नहीं, अगर कहीं पे कमी लग रही है तो इस चीज़ को इस तरह इम्प्रूव कर ले या वैसे इम्प्रूव कर ले।
तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, साथ में इंकरेज करते रहे। तो हमेशा पुश बना रहा है कि नहीं यार, उनका निकला है तो मेरा भी निकल सकता है। ऐसा कुछ है नहीं कि यार कोई बाहर से आके नहीं निकाल रहा पेपर, हम लोगों के बीच में से ही पेपर निकाल रहे हैं। तो कुछ कुछ चीजें अपनी लूप होल्स को आइडेंटिफाई करके उनको प्लग इन करना है, और फिर आज फाइनली लिस्ट में नाम आई है। बिल्कुल। अच्छा विवेक जी, मैं आपकी शादी हो गई? नहीं नहीं, निशाती नहीं अच्छा, हुई है। तो इसी को लेके मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहता हूँ। जब अच्छी जॉब लग जाती है और काफ़ी समय भी हो जाता है, तैयारी करते हो, तो घर वाले ना प्रेशर बनाने लगते हैं। आज के सिविल सोसाइटी में हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी, प्रेशर तो नहीं कहेंगे, उनकी भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, शादी के लिए बहुत बोलने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ था? क्या आपको भी शादी के लिए बोला जा रहा था, पर आपने कहा नहीं, पहले मैं अपना जो एम है उसको पूरा करूंगा? हाँ, नॉर्मली ऐसा ही है कि मैं तो घर में ऐसे मजाक भी करता था। वो लोग पूछते थे कि नौकरी क्यों छोड़ दी तुमने, बोले आसपास के लोग। मैं बोलता था घर वाले शादी की बातें करने लगे थे, मैंने कहा वापस नौकरी छोड़ देता हूँ तो शादी की बातें बंद कर देंगे। तो लेकिन वो भी था, लेकिन हाँ, घर वालों ने सपोर्ट किया इसमें। मतलब वो उनका मतलब उनके सपोर्ट के बिना, इमोशनल हो, पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, तो नहीं हो पाती प्रिपरेशन ना। तो उनका बहुत सपोर्ट था, तो ऐसे शादी के लिए फोर्स नहीं किया। बट हाँ, मैं मेरे दोस्तों की शादी होती रहती थी, मतलब मीनवाइल जितने सालों में, तो मैं सारी शादी अटेंड कर लेता था। तो कभी तो अच्छा लगा नहीं पास। कि यार अब मुझे भी मतलब कर लेनी चाहिए, अब टाइम हो गया है मेरा भी? मैंने सर अभी वही था कि यूपीएससी को ही गर्लफ्रेंड बना रखा था अपना। तो जब तक इससे कामयाबी नहीं मिलेगी तो वेरी उसके बाद नाइस, ही तो सोचूंगी। वेरी नाइस। अच्छा विवेक, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं? थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। पापा मेरे एलआईसी में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो अभी सहारनपुर में ही पोस्टेड है। और मम्मी हाउस वाइफ है। एंड भाई, उसने भी सेंट मेरीज से पढ़ा है, वो भी आईआईटी बिल्कुल। कानपुर से उसने मास्टर्स कंप्लीट ही किया वॉज अभी। माई क्लासमेट, ही वॉज माई क्लासमेट। हाँ हाँ, या ही वाज योर क्लासमेट ही ओनली। वॉज माई क्लासमेट। हाँ हाँ। तो अच्छा, अभी जब आईएएस बन चुके हैं तो क्या एम है? ऐसी कौन सी चीजें अपने आसपास देखते हैं, अपने देश में, अपने प्रदेश में, या अपने शहर की बात करते हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो आप सोसाइटी में चेंजेस लेकर आना चाहते हैं? क्योंकि आपसे इंटरव्यू में भी ये सवाल मतलब जाहिर सी बात है पूछा गया होगा, तो आपका क्या एम है? आपको क्या लगता है कि सबसे पहले मुझे ये करना चाहिए? सबसे पहली चीज एक तो मुझे लगता है कि जैसे जो सहारनपुर इतना छोटा शहर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि थोड़ा एक्सपोजर की कमी रहती है। तो जैसे इनिशियल स्कूल डेज में भी अगर आप बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का, कि कहाँ कहाँ बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफी, इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट अकाउंटेंसी और मेडिकल में चले जाओ, इंजीनियरिंग में चले जाओ। उसके अलावा बहुत तरह के ऑप्शन हैं। एक तो एक्सपोजर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल में। एंड सेकेंडली, चलो ये तो प्रिविलेज बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ पा रहे हैं अच्छा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं हर शहर में और डिस्ट्रिक्ट में जिनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाता है। तो उस वाले एरिया में मुझे बहुत काम करने का मन है। एटलीस्ट सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो जितनी कैपेबिलिटीज उनकी हैं वो एक्सप्रेस कर पाए उसको पूरा ना, वो यूज कर पाए उसको और आगे बढ़ पाए। उसी तरह से मतलब यूथ जो है हमारे इंडिया का, वो किस तरह से एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकता है इंस्टेड ऑफ डेमोग्राफिक डिजास्टर। तो उसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी बिल्कुल। ऐसा एजुकेशन जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो और जिसका डिमांड भी हो मार्केट में। तो उस तरफ मैं सही में काम करना चाहूँगा। चलिए, ये तो उस एजुकेशन की बात रही। अच्छा विवेक जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैंने शायद कहीं पढ़ा था, आपने किसी इंटरव्यू में बताया कि जब आपके शुरू के अटेम्प्ट थे तब आप 12 से 13 घंटे पढ़ाई करते थे, बट जैसे आपका सेकंड अटेम्प्ट आया, थर्ड अटेम्प्ट आया, तो आपने अपने स्टडी आवर्स शायद कम कर दिए। क्या ये बात सच है? अब वो कम ऐसे नहीं होता, कम करने की जरूरत मतलब कम कर, क्या होता है इनिशियल ईयर में क्या होता है, आप सब कुछ नया पढ़ रहे हो। सिंस मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, थोड़ा ह्यूमैनिटीज पढ़ना था, तो सब कुछ नया था। तो जी। बाय डिफॉल्ट आपको आराम से 10 से 12 घंटे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको सिलेबस कवर करना है पूरे साल के अंदर, नेक्स्ट आपको अटेम्प्ट देना है। बट एक बार आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाता है, उसके बाद आपको क्वालिटी आवर्स 5 to 6 आवर्स चल जाते हैं। उसके अलावा आप चीजें कर सकते हो साथ में। बट अगर कोई भी आपका कुछ एरियाज रह गए, उनको इम्प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ेंगे। बट बिल्कुल। हाँ, क्वालिटी स्टडिंग आवर्स आपको 5 6 घंटे चल जाता है काम से आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ फुल प्रिपरेशन। अच्छा विवेक जी, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द एस्पिरेंट्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, खासकर इंटरव्यू को लेके? क्योंकि इंटरव्यू में हम देखते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स रह जाते हैं। इंटरव्यू में वो कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, और वो कौन सी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए कि हमें वहां करनी ही नहीं है? आपको ऐसा क्या लगता है? आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आपको दो तरह से ऑनेस्ट रहना है, कि अपने बारे में कुछ भी झूठ नहीं बताना है। और जो चीज़ इन जनरली आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछी जाए, उसमें आपको पता है तो आप बता दीजिए, वरना मना कर दीजिए कि नहीं पता। बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एवरी वन टू नो एवरीथिंग।
वो भी एक्सपेक्ट करते हैं। एंड सेकेंडली, आपको वो ना ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपने जो लाइफ में डिसीजंस लिए हैं वो क्यों लिए। तो वो क्लैरिटी मांगते हैं। तो आपकी लाइफ में अगर आपको अभी भी आप एस्पिरेंट भी हैं या उससे पहले भी हैं, तो हमेशा जो डिसीजन लेने हैं लाइफ के उसमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, उससे मुझे कहाँ जाना है। उसी चीज़ से बातचीत भी होती है इंटरव्यूज में ना। तो वहाँ अगर उनको क्लैरिटी दिखती है वो वाली, तो दे मतलब अच्छे नंबर दे देते हैं फिर उसमें। तो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा विवेक जी, देखिए जब हम प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जाम की हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, वी आर टू मच ऑक्यूपाइड एट दैट टाइम, दिमाग में बहुत प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए आप क्या करते थे? वो कौन सी हॉबीज थी जो आप अपने दिमाग से प्रेशर रिलीज करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए किया करते थे? ऐसे तो सर मेरी दो हॉबी हैं, मतलब मेनली जो रिलैक्स करने के लिए। आई प्ले माउथ ऑर्गन, ओके। हारमोनिका प्ले करता हूँ मैं। तो कभी कभी खुद को रिलैक्स करने के लिए, मतलब माउथ ऑर्गन अपने आप में मेडिटेटिव एक्सरसाइज भी है, तो वो कर लेता हूँ। एंड सेकेंडली, मैं डार्ट बोर्ड खेलता था, डार्ट गेम ना, वो थ्रो बिल्कुल करते हैं फिर लगता बिल्कुल। है। बिल्कुल तो उसमें मतलब दो दो तरह से हेल्प करता था। एक तो जब भी अगर एंशियस हो रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आपका ना वो जो कहीं बार किसी चीज़ पे आप अटक जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, तो उसको डाइवर्ट कर देता है वो चीज़, तो कि आप एक गेम खेलने लगे हो, ठीक है। और सर वो काम म्यूजिक, मतलब मुझे गज़ल का बहुत शौक है, गज़ल बहुत सुनता हूँ मैं। तो वो दो तीन चीज़ें थी जिससे मैं रिलैक्स करता था। और आप गेट अवे भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बिल्कुल। तो जब भी आपको लगे आप बहुत निराश हैं, हताश हैं, कुछ भी, तो जाओ घर चले जाओ एक बारी। घर वालों घर का चेहरा बहुत देखोगे जरूरी तो है, आपका घर बहुत जरूरी है। वो मोटिवेशन भी आ जाता है, और वो घर का कंफर्ट भी बहुत जरूरी है। आपको रियलाइज होगा कि उनकी खुशी और आज में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप पढ़ाई भी अच्छी कर पाते हो। तो आई तो थिंक ये चीज़ है। तो विवेक जी, पहले तो बीटेक किया, फिर उसके बाद अब यूपीएससी कर लिया। क्या अभी भी कोई एम है, अभी भी कुछ बचा है कि यार अब ये अभी भी बचा हुआ है, ये अभी भी मुझे करना है, ऐसा कुछ अभी बचा है, कोई हसरत? अभी मतलब ये तब तो ऐसे स्टेपिंग स्टोन्स की तरह ही देखता हूँ मैं, कि अगर चलो इंजीनियरिंग भी किया, तो एक ऐसा था कि इंजीनियरिंग करके यू बिल्ड दैट साइंटिफिक एप्टीट्यूड, तो वो मुझे पसंद था, मेरा इंटरेस्ट एरिया भी था वो। एंड सिविल सर्विस में इसलिए जाना था कि बिकॉज एट द लार्जर पब्लिक स्केल आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। और जितना डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज आईएएस यूपीएससी देता है, उतनी बाकी फील्ड में नहीं मिल पाती है। जहाँ पे आप एक बार इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे रहते हैं, एक बार फिर आप सुपरविजन लेवल पे रहते हैं, फिर आप एक बार पॉलिसी मेकिंग में रहते हैं। तो अभी तो बस ये इसको मतलब सीढ़ी समझ के ऊपर चढ़ना है, कि जो मतलब लार्जर गोल वाज डिफरेंट, बट वहां पहुंचने के लिए आईएएस एक अच्छा रास्ता था जिसमें आप ज्यादा ज्यादा लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हो। अच्छा विवेक जी, आई नो यू आर टू मच ऑक्यूपाइड एज फॉर नाउ, काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी बधाई देने के लिए आ रहे हैं, काफ़ी रिश्तेदार आ रहे हैं। बस एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको इजाज़त दूंगा। विवेक जी, अभी जैसे हमने यूपीएससी का आपने एग्ज़ाम दिया, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी इस पूरी जर्नी में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ रही और उसने आपको सबसे ज़्यादा पकड़ के रखा? ऐसे कुछ था आपके साथ? क्योंकि मैंने कई यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करी, सबकी कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स रही। आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी इन 3-4 सालों में? एक टाइम था जब ना, कि आप ना स्कूल में भी अच्छा मैं था पढ़ाई में, उसके बाद कॉलेज भी अच्छा चला गया, फिर नौकरी मिल गई, तो सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। और सबकी आसपास सबकी एक्सपेक्टेशन भी रहती है, चलो ठीक है जो भी करेगा सब में अव्वल ही आएगा या जल्दी कर लेगा कुछ भी। बट जैसे पहला प्रीलिम्स का फेलियर था, चलो एक समझ में आता, चलो ठीक है सीख रहे हैं। बिल्कुल। फिर दूसरा प्रीलिम्स का फेलियर आ गया, तो उसके बाद चीजें थोड़ी सी डगमगाने लगी, ऐसे ना कि आप नौकरी छोड़ा है, खुद पे कई बार खुद भी डाउट आता है, फिर आसपास लोग भी थोड़ा थोड़ा डाउट करने लगते हैं। तो वहां उस साल को काटना, उस साल को निकालना, उसमें से निकलना, वो सबसे मुश्किल था। लेकिन उसमें आसपास के लोगों ने, घर वालों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उसमें, और एक ना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखा मेरे आसपास, ताकि वो नेगेटिविटी में ना घुसूं, ओवर थिंकिंग में ना घुसूं, और बस खाली अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दूं। एक गोल सेट है, अब प्रिपरेशन करनी है खाली, और आप प्रिपरेशन सही कर लेंगे तो अपने आप गोल भी अचीव हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही। इतनी लंबी जर्नी होती है यूपीएससी की, सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं आ जाता है, और जब सेल्फ डाउट इंसान में आ जाता है तो फिर वो अपना 100% पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाता। बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात कही। और मैं सभी लोगों को जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, सबको ये बोलना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है, लाइफ में कुछ भी करना चाहता है, कुछ भी अचीव करना चाहता है और वो एक जर्नी में है, तो उसको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि एक लंबी सफलता, एक बड़ी सफलता के लिए समय लगता है। क्यों विवेक जी? या बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका गोल क्लियर है तो आप पक्का उसको अचीव कर लेंगे। तो विवेक जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और टीवी9 की तरफ से आपको बहुत थैंक यू बहुत सो मच। शुभकामनाएं। आप देश के लिए थैंक अच्छा यू। काम करें, देश को प्रगति की राह पर लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। ओके। तो आज हमारे साथ विवेक सैनी जुड़े हुए थे जो सहारनपुर से हैं और जिन्होंने यूपीएससी में 276वीं रैंक हासिल कर कर आईएएस को अपना मंजिल बना लिया है और अब देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ चले हैं। तो ऐसे ही और अच्छी और इंस्पिरेशनल कहानियां सुनने के लिए और जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ जुड़े रहिए। टीवी 9 को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।